Good morning, dear students. Today, in the next lecture of chemical kinetics, we are going to talk about order of reaction and molecularity and mechanisms which help us to calculate order of reaction. लेकिन उन सबसे पहले हम एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बीच में. रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन तो आप लेक्चर 1 में पहली डेफिनेशन ये आपने पढ़ी थी कि ये स्पीड होती है जिस स्पीड में हमें पता चलता है कि कैसे रिएक्टेंट कितने टाइम में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. और रेट कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. इसके अलावा सेकंड डिफरेंस में हमने बताना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद द टाइम. आर मतलब रिएक्टेंट है यहाँ पे, पी यहाँ पे प्रोडक्ट है. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. जबकि जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है ये बताया था पीछे कि जो है आर के इक्वल होता है अगर आप सारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी ले लो या 1 मोल पर लीटर ले लो. रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट है ये रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता और फिक्स टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू जो है फिक्स होती है. सो फार एज रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज कंसर्न्ड. ठीक है, ये एक डिफरेंस था करने वाला. रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स तो हमें पता है, मोल पर लीटर पर टाइम में पर मिनट या पर सेकंड या पर आवर भी आ सकता है. और के यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रॉब्ली या उससे नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा. ठीक है, ये डिफरेंस है एक छोटा सा. इसके बाद हमने मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करनी है. मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में सिर्फ ये बताना है कि किसी रिएक्शन के अंदर जो एटम हैं, आयन हैं, मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट की साइड पे कैसे कोलाइड करके, साइमल्टेनियसली कोलाइड करके वो केमिकल रिएक्शन को प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं. दैट इज़ अ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. लाइक किसी जैसे ये है, आप फर्स्ट एग्जांपल ले लो, डिकम्पोजिशन ऑफ O2F2. तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल है O2F2 का, इसकी स्टिचोमेट्री 1 है. मॉलिक्युलरिटी एक्चुअली स्टिचोमेट्री से निकालते हैं. ये हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी के डिफरेंस में भी ऑब्जर्व करा या करेंगे. तो इसकी स्टिचोमेट्री 1 है, तो इसका मतलब कि इसमें एक ही रिएक्टेंट के स्पीशीज़ हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं. और ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं. तो इस रिएक्शन की जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ O2F2 है, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 1 है और ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है. ठीक है. नंबर 2, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोशिएट करके हाइड्रोजन और आयोडीन दे रहे हैं. इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है और क्योंकि इसकी स्टिचोमेट्री 2 है और मॉलिक्युलरिटी डायरेक्टली स्टिचोमेट्री से निकालते हैं, इससे रिएक्शन को बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं. तीसरी एग्जांपल है, इसमें 2 NO मॉलिक्यूल एक O2 के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 NO2 देते हैं. तो रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 + 1 3. तो मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 3. तो इसको टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं. लेकिन ये जो मॉलिक्युलरिटी हमने यहाँ पे जो आपको 3 एग्जाम्पल्स दी हैं, ये सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हैं. ठीक है, मतलब जो सिंपल रिएक्शंस होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल का नंबर 1 2 3 ऐसे करके होता है.
तो मॉलिक्युलरिटी कभी भी जो है ज़ीरो या फ्रैक्शनल नहीं होती। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर होती है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्युलरिटी बच्चे दी गई है ना, वो सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन की दी गई है। इसमें एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो मॉलिक्यूल हैं, इसमें दो और एक तीन मॉलिक्यूल हैं। जिसमें एक मॉलिक्यूल है उसकी मॉलिक्युलरिटी 1 है, जिसमें दो मॉलिक्यूल हैं उसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, जिसमें तीन मॉलिक्यूल हैं उसकी मॉलिक्युलरिटी 3 है। तो सिंगल मॉलिक्युलरिटी वाले रिएक्शन को यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन कहते हैं। अगर दो रिएक्टेंट स्पीशीज़ आपस में टकरा रहे हैं या दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो बायोमॉलिक्युलर रिएक्शन कहते हैं। अगर तीन टकरा रहे हैं या कोलाइड कर रहे हैं, जैसे दो NO हैं और एक ऑक्सीजन है, तो इसको टरमॉलिक्युलर रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो अराइज होता है कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट का नंबर बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आप मॉलिक्युलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये मेरे पास एक रिएक्शन है 5 ब्रोमाइड आयन प्लस 1 ब्रोमेट आयन प्लस 6 H प्लस, ठीक है। तो इसमें कितने रिएक्टेंट स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, मतलब दो, ये एनॉयन है ये कटायन है। 5 + 1 6 + 6 12। तो 12 स्पीशीज़ जब आपस में कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो मॉलिक्युलरिटी को ऐसे कम्प्लेक्स रिएक्शन में निकालना डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है, और ऐसे रिएक्शन को ही कम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो फिर उस केस में हमें क्या करना चाहिए, जब कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि कम्प्लेक्स रिएक्शन को छोटे 3 4 5 स्टेप्स में डिवाइड कर देना चाहिए, और हर रिएक्शन की और हर स्टेप की अपनी मॉलिक्युलरिटी होगी। सपोज़ ये रिएक्शन है, इसको इस तरह से 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, तो पहले स्टेप की मॉलिक्युलरिटी सपोज़ 3 है, दूसरे की 4 है, पाँचवें की 4 है या 5 है। तो इस तरह से हम इनको नंबर ऑफ़ स्टेप्स में कम्प्लेक्स रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं, और कम्प्लेक्स रिएक्शन को जब नंबर ऑफ़ स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उनकी मॉलिक्युलरिटी हम अलग अलग स्टेप की अलग से निकाल सकते हैं। ये मैं आपको अगले लीफ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, मुझे अपने आप को ही कहना पड़ता है बिकॉज आप लोग तो नहीं मुझसे बात करोगे। हाँ, आप बात कीजिएगा ना, मतलब जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू मस्ट टॉक टू मी। तो ये जो पिछला रिएक्शन था इसमें 12 ऑयंस थे बच्चा, 12 ऑयंस। तो 12 ऑयंस थे, तो ऐसे रिएक्शन को कम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। इसको 5-7 स्टेप में डिवाइड कर लेना चाहिए, और हर स्टेप की अपनी मॉलिक्युलरिटी होगी। तो मॉलिक्युलरिटी वैसे मैंने यहाँ पे नटशेल में लिखा है, मॉलिक्युलरिटी वैसे कम्प्लेक्स रिएक्शन की निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर निकालनी भी पड़ जाए तो कम्प्लेक्स रिएक्शन को नंबर ऑफ़ स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ता है, और हर नंबर ऑफ़ स्टेप में जब इनको डिवाइड कर देते हैं, 5-7 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, तो हर स्टेप की, जैसे स्टेप 1 2 3 4 5 6, हर स्टेप की अपनी मॉलिक्युलरिटी होती है, यानी उसमें कितने रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, और जब उन सारे स्टेप्स को ऐड कर देते हैं तो टोटल रिएक्शन जो है वो वही बन जाता है जैसे कि पीछे एक कम्प्लेक्स रिएक्शन था, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन है और आप उसे नंबर ऑफ़ स्टेप्स में लिख देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्लोएस्ट स्टेप्स से डिटरमिन किया जाता है, और स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। ये बेटा आगे चल के आ जाएगा, बहुत अच्छे से आएगा, तो कि स्लो स्टेप को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कैसे कहते हैं।
इसकी वैसे डेली लाइफ की बहुत एग्जांपल है। आपका टीचर है टीचर है तो चैप्टर जो हैं बहुत सारे हैं केमिस्ट्री के या सब्जेक्ट के, तो वो काम मज़े मज़े से करवा रहा है, मज़े मज़े से करवा रहे हैं और फाइनल एग्ज़ाम आ गए और उसका सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ, तो बच्चों का काम तो रह गया ना। ठीक है, तो बच्चे तो अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए क्योंकि बच्चे डिपेंड कर रहे हैं टीचर पे, और टीचर जो है स्लो काम करवा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि बच्चों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो स्टेप यानी कि स्लो टीचर पे डिपेंड कर रहा है। एक ये एग्जांपल होगी। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्मार्टफोन बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वहाँ पे अलग अलग यूनिट्स हैं। एक में बैटरीज बनती हैं, एक यूनिट में बैटरीज बनती हैं, एक में उसका स्क्रीन गार्ड बनता है, एक में उसका प्रोसेसर जो है बनता है, एक यूनिट में उसमें स्मार्टफोन में कितने ऐप्स डालने हैं वो डिसाइड होता है, और एंड्रॉयड पे काम करेगा या आईफोन जैसा होगा ये डिटर्मिन करना है। और एक ने उसके कार्डबोर्ड बनाने हैं पैकिंग, और एक ने उसका लिटरेचर प्रिंट करना है। तो ये 7 8 10 जिन अलग अलग यूनिट हैं उस फैक्ट्री के अंदर, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिवाली पे उनको बम्पर सेल लगानी है अमेज़ॉन पे, ठीक है, या फ्लिपकार्ट पे लगानी है या alibaba.com पे लगानी है। तो जो डिब्बे बनाने वाला यूनिट है जिसके अंदर उसकी पैकेजिंग की जाती है स्मार्टफोन की, और या जो लिटरेचर प्रिंट करने वाला यूनिट है उस फैक्ट्री के अंदर, वो ढीले हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। और बैटरी बनाने वाला यूनिट भी बहुत ढीला है, वो काम नहीं कर रहा। तो अब जब ये 3 यूनिट आउट ऑफ 10 अलग अलग यूनिट्स हैं उस फैक्ट्री के अंदर, तो अगर उनमें से 3 या चलो एक ही लगा लो, बैटरी बनाने वाला ही लगा लो, उसने काम ही नहीं अपना पूरा किया, तो अब बैटरी के बिना वो सेल थोड़ी लगा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि जो रेट ऑफ सेलिंग ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन है या रेट ऑफ सेलिंग ऑफ स्मार्टफोन है, दैट डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। तो इसी तरह से अगर किसी रिएक्शन में कोई उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 2-3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है, तो जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। ठीक है, ये आगे चल के और भी डिटेल में आ जाएगा। आगे हमने पढ़ना है मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डेफिनेशन के डिफरेंसेस। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहले तो डेफिनेशंस लिख दीजिए। मॉलिक्युलरिटी में आपने बताया ही कि हमने आपको बताया ही कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज़ विच ब्रिंग्स द केमिकल चेंज, वो जो आपस में कोलाइड करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर होती है, ये कभी भी फ्रैक्शनल या ज़ीरो नहीं होती, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो होल नंबर भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को ऐड करने से निकाला जाता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है रेट लॉ से निकाला जाता है, और रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड लॉ है, और उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो अल्फ़ा बीटा को रेज किया होता है उनको जब प्लस कर लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन वैल्यू है। मॉलिक्युलरिटी सिंपल रिएक्शन के लिए तो यूज़फुल है, और कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो फिर कम्प्लेक्स रिएक्शन को नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये टोटल रिएक्शन के लिए होता है, इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए नहीं होता। मतलब कि कोई रिएक्शन है उसको आपने 2 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, तो हर रिएक्शन का अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता। ओवरऑल जो रिएक्शन होता है ना उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो जो मॉलिक्युलरिटी होती है उसमें अगर रिएक्शन को आपने 2-3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया तो हर स्टेप की
अपनी अपनी मॉलिक्युलरिटी जो है वो होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? तो आपने आगे जो पढ़ना है, अभी आपने जो पढ़ा मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के डिफरेंसेस पढ़े, तो आगे आपने जो पढ़ना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए उसका मैकेनिज्म। मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल दी हैं, एनसीईआरटी में एक आधी एग्जाम्पल है, मैं देख रहा था आज। तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, किसी रिएक्शन के भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए उसका मैकेनिज्म जो है वो सजेस्ट करना है। तो मैं पहली एग्जांपल ले रहा हूँ, थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो मेरे पास डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, ये रिएक्शन है, आपको मोस्ट प्रॉब्ली दिया होता है। ये हमें 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दे रहा है, और इसका रेट लॉ जो है वो ये है। रेट लॉ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलता है। तो इसमें ये दिखाया हुआ है कि रेट इज इक्वल टू K(N2O5), और इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर 0 तो नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 1 है, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 होगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। पर वो ये नहीं कह रहा, वो ये और ये 3 स्टेप्स हमें दे रहा है। वो कहता है इसका मैकेनिज्म सजेस्ट करो, मैकेनिज्म से बताओ कि वाकई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन देख के तो लगता है कि इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। इससे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसा कि मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी, रादर मैंने रेट लॉ की डेफिनेशन में भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी सेम हो भी सकते हैं बाय चांस, और नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है, ये जो मैंने 1 लिखा है। तो इससे रेट लॉ को देख के तो ये लगता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 है, और 1 ही है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका मैकेनिज्म कहता सजेस्ट करो इस रिएक्शन का। तो मुझे क्या करना है कि इस रिएक्शन को ना 2 स्टेप्स में डिवाइड कर देना है। तो एक स्टेप को स्लो लिखना है, एक को फास्ट लिखना है। तो स्लो स्टेप में मैं एक डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ले लूँगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न अगर मैं 2 लूँगा तो फिर यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही 2 हो जाएगा, मुझे यहाँ पे 1N2O5 लिखना पड़ेगा। तो अब मैं इसको किस में ब्रेक करूँ? क्वेश्चन अराइजेस दिस। एक तो प्रोडक्ट की तरफ देखिए, प्रोडक्ट की तरफ देखें तो NO2 तो नज़र आ ही रहा है, तो हमें पता है कि इसमें से NO2 तो निकल सकता है। एक ऐसा इंटरमीडिएट इसमें आ जाएगा जो कि प्रोडक्ट में अपेयर नहीं हो रहा होगा। तो मैंने एक NO2 बना दिया और एक NO3 बना दिया। पहला स्टेप जो है बैलेंस है, तो ये स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से निकलेगा, पर मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि NO3 तो फाइनल रिएक्शन में अपेयर नहीं हो रहा। अब मैंने इसमें से एक N2O5 यूज़ किया था, एक N2O5 मेरे पास बचा हुआ है, वो मैं ले लूँगा। ठीक है, एक N2O5 मैंने स्टेप 1 में यूज़ कर लिया, एक N2O5 मैं जो है स्टेप 2 में यूज़ कर लूँगा, और एक ऐसा इंटरमीडिएट जो कि प्रोडक्ट में अपेयर ही नहीं हो रहा था, जिसको मुझे काटना ही है, वो मैं यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, अब आप देखिए बड़े ध्यान से, 2 नाइट्रोजन और 1 नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन होते हैं? 3 होते हैं। तो ऑक्सीजन भी है इसमें, तो प्रोडक्ट में अभी तक ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे तो अपेयर नहीं हुई फर्स्ट स्टेप में, तो मैं ऑक्सीजन तो लिख ही सकता हूँ। एक NO2 मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट में लिख चुका हूँ, तो 3 NO2 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। 3 NO2 लिखने के बाद इसको और इसको बैलेंस करके देखो क्या ये बैलेंस है। अगर ये बैलेंस है तो इसका मतलब आपका स्टेप 1 भी ठीक है। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर लो, N2O5 और N2O5, कितने N2O5 हो गए? 2। ओवरऑल रिएक्शन में कितने हैं? 2।
डन। ओवरऑल रिएक्शन में NO3 नहीं है, पर एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे, एक स्टेप 1 में स्टेप 2 में, तो ये इंटरमीडिएट था, इसको हम काट देंगे। ठीक है। 1NO2 और 3NO2 कितने होते हैं? 4 NO2 हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। तो स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? N2O5 पे। तो एक्सप्रेशन क्या आया? रेट इज इक्वल टू K N2O5 1। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप जो है वो यूनिमॉलिकुलर है, सेकंड स्टेप जो है वो बाईमॉलिकुलर है। मैंने कहा था कि मॉलिकुलरिटी कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हर स्टेप की अलग होती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पूरे रिएक्शन का एक ही होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरे रिएक्शन का एक है, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन मॉलिकुलरिटी स्टेप 1 में मैकेनिज्म से पता चलेगी ना। वो स्टेप 1 में जो मॉलिकुलरिटी है 1 है, यूनिमॉलिकुलर, और स्टेप 2 में एक और एक दो स्पीशीज टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, बायोमॉलिकुलर है। और NO3 इसमें इंटरमीडिएट है, वो कट गया। वो फाइनल रिएक्शन में इनको ऐड कर दो, स्टेप 1 और स्टेप 2 को, देखो ऐड करके एग्जैक्टली ये आ जाएगा। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि किस तरह से मैकेनिज्म हमने ड्राइव करा है। क्या ये आपको क्लियर है? आपको डेफिनेटली ये एक दो बार तो मतलब कि गो थ्रू करना पड़ेगा। बुक में शायद इतनी क्लैरिटी ना हो, आई थिंक सो, जितनी क्लैरिटी यहाँ पे है। यहाँ पे वैसे ही पढ़ाया जा रहा है जैसे बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बस द ओनली थिंग इज़ बोर्ड पे लिखते हैं और आप भी साथ लिखते जाते हो। यहाँ पे पहले से ही काम बोर्ड पे यानी पेपर पे लिखा हुआ है और आप उसको कंसंट्रेट करके सिर्फ समझिए। हेडफोन लगाइए, आवाज़ उससे ज़्यादा बेटर आती है। हेडफोन लगाइए, सेल फोन को आगे रखिए। दूसरा ऑप्शन लैपटॉप में व्हाट्सएप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे ये वीडियो आपकी मिल जाएगी आपको। वहाँ पे देखिए, पूरी फुल स्क्रीन पे देखिए, वहाँ पे वॉइस बहुत रेज्ड है। मैंने खुद कई बार करके देखा है, वहाँ पे जो वॉइस है बहुत ही ज़्यादा होती है। खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अगर आप हेडफोन नहीं लगाएंगे या लैपटॉप पे नहीं सुनेंगे तो आपको वॉइस नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस कमरा शांतपूर्ण होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। ये ना हो कि बाहर ट्रक चल रहे हों, गाड़ियाँ चल रही हों, बाहर के कमरे में टीवी चल रहा हो और रोड पे शोर शराबा हो। मतलब सुनो उस वक्त, जस्ट शांति हो, फिर आपको ये मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ये मैंने आपको पहली एग्जाम्पल करवाई है। मेरा ख्याल है कि ये पहली एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गई होगी। रादर जब आप बोर्ड पे से लिखते हैं ना, वहाँ पे आपका बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि ध्यान ना लिखने में ज़्यादा होता है, समझने में कम होता है। जबकि टीचर कहते रहते हैं कि बेटा पहले समझ लो बाद में लिख लेना। और कितना आड़ा तिरछा लिखते हो मुझे पता है। जब आप मुझे अपने नोट्स भेजते हो, इतने साफ़ सुथरे लिखे होते हैं ना, इतने साफ़ सुथरे अपने नोट्स लिखे होते हैं ना, मुझे अपने नोट्स देख के जो मैं भेजता हूँ मुझे शर्म ही आ जाती है कि मैं इतने ख़राब नोट्स भेज रहा हूँ, आप इतने अच्छे इतने साफ़ सुथरे नोट्स क्यों भेजते हो मुझे, और वो भी आड़े तिरछे। कोई पेज उल्टा होता है, कोई सीधा होता है। अरे बंदो, कम से कम सीधा करके भेज दिया करो, कम से कम फ़ोटो ही सीधी खींच के भेज दिया करो काम चेक कराने के लिए। और टेस्ट भी ऐसे ही करते हो, 5 मिनट ज़्यादा ले लिया करो लास्ट में, उसको किसी स्कैनर की हेल्प से या व्हाट्सएप की हेल्प से फ़ोटोग्राफ्स मुझे भेज दिया करो टेस्ट की। कम से कम मुझे चेक करने में इतनी तकलीफ़ ना होगी। ये ना हो कि जब तक ये मतलब सारा ऑनलाइन का सिस्टम जो है दोबारा से ऑफलाइन आपकी क्लासेस शुरू हों, तो तब तक मेरे चश्मे का नंबर ही बहुत बढ़ जाए है। तो फिर मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू चार्ज यू वेरी हेफ्टी प्राइस। ओके, एनीवे कम टू सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 एंड F2। तो ये रिएक्शन आपको दे देंगे, वो ये रिएक्शन दे दिया।
रेट लॉ भी दे देंगे। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है NO2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को 1 रेज किया है, F2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को 1 रेज किया है। तो साफ पता चलता है 1 + 1 2, यानी रेट लॉ से ही अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चलती है और अल्फा बीटा को ऐड करने के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इसका 2 हो गया। लेकिन जो रिएक्शन उन्होंने दिया है उसमें NO2 एक नहीं है, 2 है। इसका मतलब एक NO2 स्लो स्टेप में होना चाहिए और एक NO2 जो है वो फास्ट स्टेप में होना चाहिए। तो इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म है कि एक NO2 यहाँ से ले लो, एक ये वाला F2, क्योंकि ये भी तो रेट लॉ में आ ही रहा है। जो रेट लॉ में आ रहा है ना उसको तो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट की तरफ लिखना ही लिखना है। तो इसको लिख लो। तो NO2 F2 मिलके एक प्रोडक्ट तो बना ही लो और एक इंटरमीडिएट, जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट NO3 मिल रहा था जो बाद में कट ही जाएगा। चलो NO2F तो बन गया, एक NO2F आ गया आपके पास दो में से, क्योंकि रिएक्शन में दो दिए हुए हैं तो एक तो आपके पास आ ही गया। स्टेप 2 में एक NO2 और ले लो। क्यों लेना है एक और NO2? क्योंकि स्टेप 1 में हमने एक ही NO2 लिया है, क्योंकि रेट लॉ में एक ही NO2 दिया हुआ है, पर हमारे पास रिएक्शन में दो NO2 हैं। तो एक फास्ट स्टेप में ले लो और एक इंटरमीडिएट जो है जो कट जाएगा वो ले लो। फास्ट स्टेप में NO2 और F साफ पता चल रहा है, रिएक्ट करके NO2F दे देंगे। अब प्रोडक्ट की साइड पे एक और एक दो NO2F हो गए और आप रिएक्शन जो उसने दिया है उसमें भी दो NO2F है, मतलब ये ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, रिएक्टेंट की साइड पे एक NO2 कितने हो गए? 2। यहाँ पे भी रिएक्टेंट में 2 ही हैं। एक F2 है, एक F2 रिएक्टेंट की साइड पे ओवरऑल रिएक्शन में भी गिवन है। F एटॉमिक फॉर्म में है नहीं, तो क्यों ना ये लेफ्ट साइड पे है, क्योंकि आपने इनको ऐड करना है, एल्जेब्रिकली ऐड करना है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये फुलरीन इंटरमीडिएट है, ये लेफ्ट साइड पे है और ये फुलरीन इंटरमीडिएट राइट साइड पे है। इनको काट दो। जब इनको आप काट दोगे तो डेफिनेटली आपके पास इन दोनों को ऐड करने के बाद यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब मुझे बताओ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ? 1 + 1 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। स्टेप 1 इज़ बाइमॉलिकुलर, क्योंकि दो स्पीशीज टकरा रहे हैं। स्टेप 2 इज़ बाइमॉलिकुलर। वैसे मॉलिकुलरिटी के बारे में वो ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन फिर भी कम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं, मतलब जिनको एक से ज़्यादा स्टेप में लिखा जाता है, हर स्टेप की अपनी मॉलिकुलरिटी होती है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खाली ओवरऑल रिएक्शन का ही होता है। वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं जो आपको करवाना चाहता हूँ इसी तरह की है, ये आपने अपने आप ट्राई करनी है। रिएक्शन बिटवीन NO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका रेट लॉ दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K NO2O2। यहाँ पे एक है और यहाँ पे क्या लिखा है? 2 रेट लॉ। तो इसका मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको रीड करके, इसको अंडरस्टैंड करके मुझे बताना कि आपको समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक है। तो इसमें एक है तो इसमें दो क्यों है? क्योंकि स्लो स्टेप में फिर इसका मतलब हमें 2 NO2 ही लेने पड़ेंगे और फिर कहीं ना कहीं फास्ट स्टेप में एक NO2 राइट साइड पे आ जाएगा ताकि ये और ये कट जाएं और एक ही NO2 बच जाए फाइनल रिएक्शन में जब इनको ऐड करोगे। और ये NO3 भी कट जाएगा। तो जब इनको ऐड करोगे अलजेब्रिकली एग्जैक्टली यही आ जाएगा। बता तो मैंने ही दिया है सारा। तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 है, ठीक है। इसका मतलब मैकेनिज्म की हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपको लिख दिया है, अब ये नहीं मैं करवाऊंगा। ट्राई योरसेल्फ, राइट मैकेनिज्म। डीकॉम्पोजिशन ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन। हाइपोक्लोराइट आयन 3 है, ये ब्रेक करके क्लोरेट आयन और 2 क्लोराइड आयन दे रहे हैं
और मैंने इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन भी दे दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि स्लो स्टेप में आपको कुल रेट ऑइन जो है वो 2 बार लेने हैं और एक जो बच जाएगा वो फास्ट स्टेप में लेना है। और क्या बताऊं। और ये भी लिख दिया है कि जो मैंने रेफरेंस बुक आपको सजेस्ट की हुई है आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। पहले नहीं खोल के बैठ जानी भाई साहब किताब। और जितनी भी देवियाँ हैं क्लास में, पहले ही किताब खोल के मैकेनिज़्म लिख लो, सर लिए देखो हमने कर लिया। पहले आप खुद ट्राई करना, ट्राई करने के बाद फिर आप किताब खोल के चेक करना कि आपका ठीक है कि गलत है। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की करवा रहा हूँ। NCERT की एग्जाम्पल है। उसमें NCERT में उसने कहा है 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के आयोडाइड की प्रेजेंस में ही कैटलिस्ट है। ये क्या है? कैटलिस्ट। अल्कलाइन मीडियम में 2 वाटर और 1 ऑक्सीजन दे रहा है और इसका जो मैकेनिज़्म है वो आपने लिखना है और रेट भी लिखना है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखना है। तो स्टिचोमेट्री इसकी 2 है, तो रिएक्टेंट है -1/2 डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपॉन dt इज इक्वल टू रेट लॉ एक्सप्रेशन उसने दे दिया। रेट लॉ एक्सप्रेशन में सरप्राइजिंगली 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है, 1 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और आयोडाइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी 1 है, यानी कैटलिस्ट इन्वॉल्व है रिएक्शन में। वो बात अलग है कि जब रिएक्शन ख़त्म होगा तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है कैटलिस्ट का फीचर। तो स्टेप 1 में मुझे 2 H2O2 नहीं चाहिए, 1 H2O2 चाहिए, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही पता चलता है। 1 H2O2 ले लिया, 1 आयोडाइड नेगेटिव ले लिया। स्लो स्टेप्स में इधर वाटर है और ऑक्सीजन है, तो वाटर तो मैं बना सकता हूँ, ऑक्सीजन तो नहीं बना सकता क्योंकि आयोडीन भी है। तो यहाँ पे जो बचे वाटर बनाने के बाद वो ऑयन बना दो। अगर आपको उसका नाम पता है, ये वैसे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके नाम बताऊँगा। हाइपो आयोडेट ऑयन है ये। हाइपो आयोडेट ऑयन इंटरमीडिएट है, यहाँ पे अपेयर नहीं हो रहा तो ये इंटरमीडिएट हो गया। अब 1 H2O2 तो स्लो स्टेप में यूज़ कर लिया। अब एक और H2O2 बच गया, वो हाइपो आयोडाइड ऑयन से कंबाइन करके वाटर 1 तो हमारे पास बन गया, चाहिए 2, 1 और बना लो और साथ में कैटलिस्ट पे कृपा करो, कैटलिस्ट को बाहर निकाल दो। और 1 ऑक्सीजन अभी तक नहीं बनी, ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। अगर बैलेंस हो गया तो वाकई आपका मैकेनिज़्म ठीक है। जो कटता है वो काट दो। क्या क्या कटता है? आयोडाइड और आयोडाइड कट जाएगा और हाइपो आयोडेट और हाइपो आयोडेट कट जाएगा। इसको और इसको ऐड करो, 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, रिएक्टेंट ठीक हो गया। आयोडाइड ये कैटलिस्ट है, वैसे कट गया, चलो कट गया तो मतलब कि इसने रिएक्शन को प्रोग्रेस करने में तो हेल्प करी, पर ये कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, और एज सच बाहर निकल भी आता है। और इधर 1 वाटर और 2 वाटर दोनों स्टेप को अलजेब्रिकली ऐड करने के बाद तो इधर भी 2 वाटर है, 1 ऑक्सीजन मिल गई। तो मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन हो गया। तो इसका जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 कितना हो गया? 2। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो तो हम हैं। ठीक है, थैंक यू। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। गुड डे।